आप लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी और आप लोगों का रिफंड भी आ चुका था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मली आपके रिटर्न का 143(1) यानी इंटीमेशन भी आ चुका था, लेकिन अचानक से डिपार्टमेंट ने 143(2) का नोटिस आप लोगों को जारी कर दिया। अब सवाल ये है, डिपार्टमेंट ने अचानक से आपको 143(2) का नोटिस क्यों दिया? क्या डिपार्टमेंट को आपके रिटर्न में अब कोई कमी लगी, जबकि डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसको प्रोसेस कर चुका है, उसका रिफंड भी आप लोगों को दे चुका है? क्या डिपार्टमेंट को अब कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिली है या फिर ये कोई स्क्रूटनी का नोटिस है? कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे कि आता क्यों है एक्चुअल में 143(2) का नोटिस। बहुत लोगों को 143(2) के नोटिस रिसीव हुए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर के, क्योंकि 30 जून जो है, मैं सबसे पहले बता दूं इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2026, तब तक ये नोटिस आपके इशू हो सकते हैं 143(2) के। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 143(2) के नोटिस इशू किए गए हैं। अब नोटिस का जवाब तो आप तब बनाएंगे ना जब आपको स्पेसिफिकली पता होगा ये नोटिस का बेस क्या है, आधार क्या है, किस लिए ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं। उसका रीजन आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं, ताकि डिटेल में इसका रिप्लाई बनाना भी हम लोग सीख सकें। मैं रिप्लाई की वीडियो भी अलग से आप लोगों को अपलोड करके दूंगी। गाइज, मैं हूं सीए काविता और आज आपसे डिटेल डिस्कशन करने वाली हूं सेक्शन 143(2) के नोटिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, सेक्शन 143(2) का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर कोई सीधा डिमांड क्रिएट कर दी गई है। ये कोई भी डिमांड नोटिस नहीं है आप लोगों के लिए। ये एक तरीके से क्या है, ये स्क्रूटनी असेसमेंट है। ये एक नोटिस है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए और वेरीफाई करना चाहते हैं कुछ एक एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, यानी जो टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल की है उस रिटर्न के बेसिस पे ये वेरीफाई करना चाहता है कुछ एक ट्रांजैक्शंस आपकी आईटीआर के अंदर। क्या आपने अपनी आईटीआर को करेक्टली रिपोर्ट किया था? क्या आपने जेन्युइन डिडक्शंस ही दिखाई थी? आपने 80C की, 80D की, 80E की, मतलब बहुत सारी डिडक्शंस आपने क्लेम की हुई थी। आपकी जो भी इनकम थी उसमें आपने बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम की। क्या वो सारी डिडक्शंस आपकी जेन्युइन थी? क्या आपने सारी अपनी इनकम जो है वो रिपोर्ट कर दी थी? या जो आपके पास जेन्युइनली आपका टैक्स पे होना चाहिए था वही टैक्स आपने पे किया? यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सिर्फ आपका डेटा क्या करेगा, आपका डेटा चेक करेगा। ये कोई आप लोगों के पास डिमांड क्रिएट नहीं हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी असेसमेंट है। वो आप लोगों की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका रिप्लाई भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्लाई प्रॉपर नहीं किया तो आप लोगों के ऊपर आगे असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो आपकी जो स्क्रूटनी है वो स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, जो सेक्शन 143(2) है वो क्या बोलता है कि आपकी जो इनकम है वो अंडरस्टेट तो नहीं की गई, यानी आपकी इनकम तो होनी चाहिए थी 25 लाख रुपीज। आपने आईटीआर के अंदर अपनी इनकम शो की सिर्फ 18 लाख रुपीज, यानी आपने अपनी इनकम को कम शो किया है। क्लियर? अगर आपकी जितनी इनकम होनी चाहिए थी आपने उस इनकम से कम इनकम शो की है तो आपकी इनकम क्या मानी जाएगी, अंडरस्टेटेड मानी जाएगी। इस केस के अंदर क्या होगा, आप लोगों के ऊपर सेक्शन 143(2) के तहत डिटेल मांग सकता है आपका असेसिंग ऑफिसर। अगर आपने लॉस को ओवरस्टेटेड कर दिया, यानी आपका लॉस तो कम था लेकिन आपने ज्यादा लॉस दिखा दिया, आपने लॉस को बढ़ा करके दिखा दिया, तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट जो है ये इंश्योर करना चाहता है कि आपने ऐसी तो कोई गलती नहीं की है जहाँ पे आपने लॉस को बढ़ा दिया हो या इनकम को कम कर दिया हो। टैक्स आपका जितना बनता था वो टैक्स आपने अंडर पेड कर दिया, यानी जो टैक्स बनता था उसको कम पे किया, या फिर जो एक्सेस रिफंड आपने क्लेम कर दिया, रिफंड आपका कम बनता था, आपका जो जेन्युइन रिफंड बनता था वो 15,000 का बनता था, आपने क्लेम कितना कर लिया डिपार्टमेंट से, 1,20,000। 1,20,000 का रिफंड आप लोगों ने क्लेम कर लिया। तो जो रिफंड आपने एक्सेस क्लेम किया है उसकी डिटेल्स आपसे असेसिंग ऑफिसर मांग सकता है। अब बात करेंगे कि आप लोगों के पास मिसकंसेप्ट क्या हो जाते हैं। जैसे 143(2) का नोटिस आता है, बहुत लोग ये मान लेते हैं कि टैक्स इवेजन हो रहा है, इस वजह से हमारे पास नोटिस आया, यानी हमने टैक्स की चोरी कर ली या एडिशनल टैक्स हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली लगा दिया जाएगा। अगर 143(2) का नोटिस आया है, लोगों के माइंड में रहता है कि 143(2) आने के बाद एडिशनल टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, हमारी तो रिटर्न ही गलत फाइल हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपकी रिटर्न गलत फाइल हुई है, यहाँ पे डिपार्टमेंट अपनी सेटिस्फेक्शन चाह रहा है
कि आपने जो रिटर्न फाइल की है उसमें से ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आपकी इनकम तो कम नहीं दिखाई, आपका लॉस तो ज़्यादा नहीं दिखाया, आपने टैक्स प्रॉपरली पे कर दिया, आपने रिफंड जो जेन्युइनली क्लेम किया है ना, इन जेन्युइन रिटर्न आपने रिफंड तो क्लेम नहीं कर लिया। यहाँ पे नोटिस का मतलब है कि आपकी जो रिटर्न है वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट की गई है, आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया गया है और डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा और कुछ एक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। क्लियर? यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं और जो क्लेम्स हैं उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट से। तो आप लोगों की जो इनकम है, इनकम से रिलेटेड वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, क्लैरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपसे डिपार्टमेंट यहाँ पे मांग सकता है। अब डिपार्टमेंट ने जो ये 143(2) का नोटिस इशू किया, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अंडर रिपोर्टिंग की होगी अपनी इनकम की, जो आपकी इनकम है वो आपकी इनकम ज़्यादा थी लेकिन जो आपने बताई वो कम है। जैसे इंटरेस्ट आपका था 5 लाख रुपए, आप लोगों ने अपनी ITR में दिखा दिया 2 लाख रुपए, तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो 26AS या AIS TIS के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, कई बार उसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ज़रूर चेक कर लेनी है, वरना ऑटोमेटिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है ना वो ही आपको स्क्रूटनी के लिए वहाँ पे एक प्रेफर कर देता है डिपार्टमेंट को कि ये जो लोग हैं ये स्क्रूटनी इनकी हो सकती है, इनकी ITR के अंदर कमियां हैं। तो एक तो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लेना है, या आपका FD का इंटरेस्ट है तो आप लोग अपने इनकम सर्टिफिकेट्स वहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर के आइए बैंक से। आपको चेक कर लेना है कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो इनकम आपने कम रिपोर्ट की हो और एक्चुअल में इनकम ज़्यादा हो। AIS TIS का डिफरेंस जरूर मैच करना है। मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर पॉइंट भी बनाया है। अगर 143(2) का नोटिस आपके पास आया है तो ये सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। आपका जिस ईयर का नोटिस आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो नोटिस रिसेंटली आए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के आए हैं, AIS TIS और ITR आप लोगों ने प्रॉपरली मैच कर लेना है कि जो आपकी ITR है वो इसी के अकॉर्डिंग गई थी या नहीं गई थी। कोई ऐसी अमाउंट तो नहीं है जो आप लोगों ने की AIS TIS 26 ईयर्स में शो हो रही है लेकिन आपकी ITR के अंदर आपने शो नहीं की है। गाइस अगर प्रॉपर रिप्लाई आप बना करके देंगे ना 143(2) का, तो इसमें मैं आपको एक चीज की गारंटी दे दूं, आप लोग 90% केस अपना जीत जाएंगे। क्योंकि अगर आपने रिप्लाई अच्छे से बनाया तो ऑब्वियसली आपका केस यहीं पे ड्रॉप भी कर दिया जा सकता है। इसके बाद एक बड़ा और मेन कारण हो सकता है ये नोटिस आने का, वो क्या है, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस की हुई है, जैसे कि आपने कोई परचेज की हो इमूवेबल प्रॉपर्टी या सेल की हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आप लोगों की जो इनकम है, इनकम में आपने जैसे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की लेकिन इनकम आप दिखा रहे हैं महज 5 लाख की या 7 लाख की अपनी ITR में, तो यहाँ पे आपके पास नोटिस आ सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी आपने दिखाई लेकिन अपनी ITR के अंदर प्रॉपर्टी सेल का आपने कुछ भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस शो नहीं किया, तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है। फॉरेन ट्रैवल के आपने एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी ITR के अंदर जो इनकम है वो इतने एक्सपेंसेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आपके पास ये नोटिस आ सकता है। बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का खर्चा आपने किया हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो आपने शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में या कहीं भी, तो आपके पास नोटिस आ सकता है। आपने कोई लग्जरी व्हीकल्स परचेज कर लिए, आपने 1 करोड़ की गाड़ी परचेज की, ITR है आपकी सिर्फ 10 लाख की, तो जिसकी 10 लाख की ITR है उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी होंगे, उसकी कुछ अदर सेविंग्स भी होंगी, और फिर 1 करोड़ की गाड़ी परचेज करना, तो सोर्स ऑफ इनकम तो आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि ये 1 करोड़ रुपए गाड़ी परचेज करने के कहाँ से आए। क्लियर? तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है ये आपको अपने AIS में SFT ट्रांजैक्शंस में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप लोगों को ये ट्रांजैक्शंस जरूर चेक कर लेनी है, और इसके एवज में आपका सोर्स ऑफ इनकम का कोई प्रूफ है या नहीं है वो आपने ज़रूर कंसीडर करना है। लार्ज कैश डिपॉजिट अगर आपने किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके कैश डिपॉजिट से, जैसे 30 लाख का आपने कैश डिपॉजिट किया लेकिन इनकम आपने काफ़ी कम डिक्लेयर की है, तो इसके रिगार्डिंग भी डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। गाइज अगर आप प्रोफेशनली अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं इस सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस का, तो आप लोग हमसे भी करवा सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
बिल्कुल प्रोफेशनली जेन्युइन रेट्स पे हम आपका जो रिप्लाई है वो ड्राफ्ट करके देंगे। यहाँ पे आप लोगों को अगर ड्राफ्टिंग आपने अच्छी की है अपने नोटिस की, अपने रिप्लाई की, तो आप लोगों का केस आधा तो वैसे ही निकल जाता है, यानी कि आधा केस आप लोगों के हाथ में वैसे ही आ जाएगा अगर आप लोग उसका रिप्लाई प्रॉपरली बना करके दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगा रहे हो। देखिए जीएसटी टर्नओवर और इनकम टैक्स टर्नओवर में अगर मिसमैच है, जीएसटी के टर्नओवर, मैंने बहुत क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जिनके जीएसटी के टर्नओवर तो करोड़ में है, यानी काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर है, 2 करोड़ की जीएसटी की टर्नओवर है, लेकिन आईटीआर के अंदर आपने कुछ भी टर्नओवर दिखा दिया, आपने 20 लाख की या 1 करोड़ 50 लाख की वट एवर कुछ भी यहाँ पे आपने इनकम टैक्स के अंदर टर्नओवर दिखाई और आईटीआर फाइल कर दी, या वाइसे वर्सा भी होता है, जीएसटी के अंदर आपने टर्नओवर शो नहीं की ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े, काम आप कच्चे में कर रहे हो, आपका यहाँ पे 5 लाख का जस्ट टर्नओवर था जीएसटी में, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आपने अपना टर्नओवर दिखा दिया 50 लाख का, क्योंकि हमें आईटीआर अच्छी चाहिए थी, वहां पे प्रॉफिट दिखा दिया आपने 7 लाख का। तो इस तरीके से आपने कुछ भी घुमा दिया, यहाँ पे आप लोगों के पास नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कल को जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस दे सकता है कि इनकम टैक्स टर्नओवर आपका ज़्यादा है और जीएसटी टर्नओवर आपका कम है। लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस कब आएगा? देखिए यहाँ तो जो मैंने आपको बात की थी ना कि इनकम टैक्स के अंदर आपने ज़्यादा दिखा दिया और जीएसटी के अंदर कम था, ये नोटिस जीएसटी वाले निकालेंगे, यहाँ से आपको जीएसटी का नोटिस मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी का टर्नओवर ज़्यादा है और इनकम टैक्स में आप कम रिपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी का ज़्यादा है, इनकम टैक्स में कम रिपोर्ट किया, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप कम शो कर रहे हो, तो यहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू कर देगा। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी सेल की है, ट्रांजैक्शंस, कोई भी आपने प्रॉपर्टी सेल की है और सेल कंसिडरेशन को आपने अपने आईटीआर में नहीं दिखाया है, आपने कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं दिखाई अपनी आईटीआर में, या हो सकता है कैपिटल लॉस होता हो, नो डाउट, आपसे डिपार्टमेंट ये नहीं कह रहा कि 100% आपका कैपिटल गेन ही हुआ होगा, कैपिटल लॉस भी हो सकता है, बट आपको कैपिटल गेन हो या कैपिटल लॉस हो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स आपको ज़रूर दिखानी है, चाहे, और ऐसा भी नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी सेल की, सिर्फ प्रॉपर्टी सेल हो या फिर आपकी चाहे शेयर ट्रांजेक्शन्स हो, म्यूचुअल फंड्स रिडम्पशन हो, कोई भी आपने कैपिटल एसेट अगर सेल की है तो आप लोगों को अपनी आईटीआर में दिखानी मैंडेटरी है, आपको कंप्लीट कंप्यूटेशन उसका दिखाना होगा। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी सेल की 2 करोड़ की, लेकिन कैपिटल गेन में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को नोटिस फेस करना पड़ सकता है। आपने बहुत ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम की, आपने एटीसी, डी, जी, डबल सी डी, एचआरए, कोई भी होम लोन इंटरेस्ट, ऐसी कोई भी डिडक्शंस आपके पास थी और आपने अपनी आईटीआर में उसको क्लेम किया, तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है क्या इन सभी डिडक्शंस के प्रूफ हैं आपके पास, ये जो आपने डिडक्शन एग्जम्पशंस जितनी भी आपने क्लेम की हैं, आप लोग इनके प्रूफ हमें दिखाइए। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है तो डिपार्टमेंट आपसे प्रूफ मांग सकता है। बिजनेस लॉस अगर आपका था, बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब आपकी टर्नओवर तो है 1 करोड़ की, बिजनेस लॉस आपने क्लेम कर लिया 40 लाख का, तो इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ? असेसिंग ऑफिसर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, सपोर्टिंग एविडेंस सब कुछ चेक कर सकता है। शेयर मार्केट और F&O ट्रांजेक्शन्स अगर आपकी हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग, F&O लॉसेज या फिर कैपिटल गेन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, सेट ऑफ लॉसेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपसे डिपार्टमेंट मांग सकता है। अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करें, अनसिक्योर्ड लोन है या फिर क्रेडिट्स हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये जो अनसिक्योर्ड लोन आपने वेरीफाई यहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए हैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे, क्या ये जेन्युइन है? इनकी जेन्युइनिटी जो है वो चेक कर सकता है ऑफिसर, आइडेंटिटी मांग सकता है लेंडर की, क्रेडिट वर्दीनेस मांग सकता है लेंडर की, जेन्युइननेस ऑफ द एक्सपेंसेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपसे डिपार्टमेंट मांग सकता है। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है किसी भी अदर एजेंसी से, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से, बैंक से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, सेबी से या इन्वेस्टिगेशन विंग से, अगर इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है डिपार्टमेंट को, तो आप लोगों के पास नोटिस आ सकता है। यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ने अगर आपके जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी, या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कोई इन्फॉर्मेशन भेज दी, बैंक ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन थी आपके रिगार्डिंग, जो किसको भेजी गई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी गई, तो यहाँ पे आपके पास ये नोटिस आ सकता है। अगर कोई सर्च हुआ है, सर्वे हुआ है या फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। आपके अगेंस्ट सिक्योरिटी जो है, स्क्रूटनी जो है, स्क्रूटनी के केसेस स्टार्ट हो सकते हैं।
प्रॉपर्टी की कोई ट्रांजेक्शन है, आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू से डिफर है, यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी ज़्यादा थी लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी कम थी। आप लोगों ने अपनी गलत स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शो कर दी अपने जो भी आपने ITR फाइल की उसके अंदर, या फिर जो सोर्स था आपका इन्वेस्टमेंट का वो आपका अनक्लियर है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, शेयर में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में, कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया, आपके पास उस पैसे का सोर्स अनक्लियर है। आप अपनी ITR के अंदर इनकम बहुत कम शो करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा कर दी, इन्वेस्टमेंट आपने बहुत ज़्यादा कर दी, तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। कैपिटल गेन आपने प्रॉपरली अपने डिस्क्लोज नहीं किए तो भी आपके पास 143(2) का नोटिस आ सकता है। आपके पास जो TDS रिफ्लेक्ट कर रहा है 26 ईयर्स में वो 2 लाख का था, लेकिन आपने रिलेटेड इनकम डिस्क्लोज नहीं की। आपने अपना रिफंड तो क्लेम कर लिया, आपने अपना TDS तो क्लेम कर लिया, लेकिन TDS जिस इनकम के अगेंस्ट थी वो इनकम आपने अपनी ITR में शो ही नहीं की, तो भी आपके अगेंस्ट स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके स्क्रूटनी के केसेस होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क असेसमेंट के बेस पे होते हैं। वहाँ पे आपके जो इनकम के पैटर्न्स होते हैं वो आपके चेक होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल जो आपके कंप्लाइंसेस हैं, जो इंडस्ट्रियल बेंचमार्क्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो AI है, AI ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन कई बार कर देता है और असेसिंग ऑफिसर को सजेशंस भेज दिए जाते हैं डिपार्टमेंट को कि आप इनको स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट उसमें से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जेन्युइनली जो कुछ रिटर्न्स होती हैं जिनको उनको लगता है कि हमें इसमें रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस करना चाहिए, हमें इसको स्क्रूटनी के अंदर भेजना चाहिए, तो वो उसे स्क्रूटनी के अंदर भेज देते हैं। गाइज, आप लोगों ने समझ लिया कि क्या कारण हमारे पास हो सकते हैं सेक्शन 143(2) का नोटिस आने के। अब आप लोग इसका रिप्लाई इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके रिप्लाई से रिलेटेड भी वीडियो डालूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई ड्राफ्ट करना सिखाऊंगी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप लोग हमसे भी इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं, आप हमसे भी अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।